बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर वफ़ियत होंगे। हमारी जो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस चल रहे हैं प्रैक्टिस के रिगार्डिंग द आइज़ा 700 सीरीज़, तो उससे रिलेटेड हम आज के दिन प्रैक्टिस करेंगे और फिर अगले दिन इंशाल्लाह हम जो छुट्टियों के बाद हम दिन आएगा तो उसमें फिर हम 706 और 701 उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। फिर हमारे इसके अलावा दो टॉपिक और हैं, जिसमें तीन बल्कि आइज़ा 560 है, 570 और 580 है। ये 5 टॉपिक हम इकट्ठे करेंगे तो इन पे तकरीबन हमें 10 दिन रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद फिर हम 4 से 5 दिन की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा इंशाल्लाह चैप्टर 14 कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अगेन हम स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 है जो हमने क्वेश्चन बैंक शेयर किया था, जिसमें आइज़ा 705 के सवालात अभी हम कर रहे हैं। इसमें है डिस्कस हाउ यू would deal with the above situation, also state the possible implication on the audit report। आप इसमें बताएं कि आप किस तरह से डील करेंगे और ऑडिट रिपोर्ट में इम्पैक्ट भी बताएं। यू आर द ऑडिट मैनेजर, अच्छा ज़रूरी क्या है, हाउ यू वुड डील द सिचुएशन से मुराद क्या है कि आप क्या करेंगे, यानी प्रोसीजर्स क्या होंगे, और पॉसिबल इम्प्लीकेशन ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या है कि आपने इसके ऊपर ओपिनियन के ऊपर इम्पैक्ट भी बताना है। क्योंकि दो पार्ट्स हैं, 7 मार्क्स के और 6 मार्क्स के, तो इसका मतलब यह है कि दिस इज इंपॉर्टेंट एंड द क्वेश्चन इन विच वी हैव टू राइट ऑल द थिंग्स एंड सिचुएशंस। तो दोनों एस्पेक्ट को आपने यहाँ पे डिस्कस करना है। You are the audit manager in firm of chartered accountants and are currently faced with following situation at 2 different clients. A bank confirmation has not been received despite extensive follow-up by the client. कि बैंक confirmation हमें रिसीव नहीं हुई है, हमने काफ़ी फॉलो भी की हैं। As the deadline is closed, the client has provided you the original bank statement। उसने कहा जी ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट उसने आपको दे दी है, duly stamped and signed by the bank manager। Consequently, the client is of the opinion that the confirmation is no more necessary। तो मैनेजमेंट कहती है कि बैंक कंफर्मेशन आपने साइन स्टैम्प करवा ली है, तो आप जो है वो इसके बारे में फर्दर कंफर्मेशन ना मांगें। ज़रा सोचिएगा, मतलब ये नहीं, इस पूरे सिचुएशन के अंदर आपको क्या लगता है, आप किस तरह से सिचुएशन को देखते हैं। यानी बैंक कंफर्मेशन नहीं है और बैंक स्टेटमेंट पे गुजारा कर लें। जरा सोचिए, आप जब बैंक कंफर्मेशन वाला एरिया पढ़ा था हमने, तो उसमें क्या चीजें हमने डिस्कस की थी। वेरी गुड, कि हमारा लाजमी बीइंग ऑडिटर व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू फॉर्म एन ओपिनियन। अगर हम बात करें बैंक स्टेटमेंट की, तो बैंक स्टेटमेंट से हमें क्लोजिंग बैलेंस के बारे में तो किसी हद तक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बट व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स, लाइक उसका किसी और कोई और अकाउंट उस बैंक में है या नहीं है, इसी तरह से कोई रिलेटेड पार्टी के साथ ब्याह पे गारंटीज दी हैं या नहीं दी, कोई फाइनेंसिंग फैसिलिटी ली हुई है या नहीं ली हुई, आज के दिन के ऊपर कोई हमारे एसेट पे चार्ज है या नहीं है, अक्रूड मार्कअप है या नहीं है। तो बीइंग only relying on the bank statement, we will not be able to obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the other areas। इस केस में व्हाट वी कैन डू, वी कैन आस्क मैनेजमेंट कि हमें इसके ऊपर हर एरिया से रिलेटेड कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दें, और अगर हम उससे एग्री नहीं करेंगे तो देन इट विल बी स्कोप लिमिटेशन, इट विल बी स्कोप लिमिटेशन, और उसकी वजह से हम अपनी ओपिनियन के ऊपर उसका इंपैक्ट ले लेंगे। यार कोई मुश्किल तो नहीं थी सवाल में, जरा इसका आंसर देख लेते हैं। Bank information contains such details as facilities, securities, additional banking relationship, trade finance, derivative and commodity trading and custodian arrangements. These information are not available in bank statement. Moreover, the bank information is supposed to be received directly from the bank, whereas a bank statement has been received through the client. We need to determine whether response to a positive confirmation is necessary to obtain sufficient appropriate audit evidence. If it is concluded that the response to bank confirmation is not necessary, then we will perform alternative audit procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence relating to the detail not provided by the bank. If we are unable to obtain sufficient appropriate audit evidence from alternative procedure, or if we conclude that response from the bank is necessary and we are unable to obtain bank confirmation, then we will constitute the scope limitation. Accordingly, we will qualify the audit report or issue disclaimer of opinion depending on the materiality and pervasiveness of the matter। अब देखें, जो हमने डिस्कशन की उसके ग्राउंड अबाउट ही आपका आंसर घूम रहा था। आगे पार्ट भी है, आई बिलीव कि आप लोग खुद इसका आंसर करें। एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट ऑफ ऑरेंज लिमिटेड, प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट ऑरेंज लिमिटेड के ऊपर द मैनेजमेंट हैज रिफ्यूज टू सेंड कंफर्मेशन टू 3 मेजर डेटर्स हु कॉन्स्टिट्यूट 45% ऑफ द टोटल डेटर्स। ये मैंने आपको याद होगा, इस तरह के सवाल आए थे, तो मैंने कहा था कि हम जब चैप्टर 14 पढ़ लेंगे तो उसका लिंक करके देखेंगे। तो दिस इज द वन ऑफ दोज क्वेश्चन।
On inquiry, you have been informed that these debtor are partnership concerns and take lot of time to reply in the confirmation request, और बहुत टाइम लगाते हैं confirmation request को करने के लिए. However, as an alternative, the management has offered to send negative confirmation request. मैनेजमेंट ने कहा जी आप इसको नेगेटिव confirmation request भेज दें. जी बताएं जी, इस केस में आप किस तरह से डील करेंगे? मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया है टू सेंड द confirmation. जी जी, जब रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट लो हो, आपकी एक्सेप्शन रेट भी हाई ना हो, और लार्ज नंबर ऑफ आइटम विद स्मॉल अमाउंट्स हो, तो उस केस में फिर आप जहां हमें पता हो कि हमने अल्टरनेटिव उसके ऊपर प्रोसीजर लगा के एविडेंस ऑब्टेन किया हुआ है, तो फिर हम उस केस में नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकते हैं. इस सिचुएशन के अंदर मेयरली मैनेजमेंट का जो स्टांस है कि आप डिले होता है तो इसलिए कंफर्मेशन ना भेजें, तो ये एक रीजनेबल रिस्पॉन्स नहीं लग रहा. इस केस में वी विल आस्क मैनेजमेंट टू सर्कुलराइज द कंफर्मेशन. अगर कंफर्मेशन का जवाब नहीं आएगा, वी विल आस्क फॉर द फॉलो अप कंफर्मेशन. अगर उसका भी जवाब नहीं आएगा तो देन वी विल परफॉर्म अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स. और अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर के थ्रू भी हम वेरीफाई नहीं कर सकेंगे तो देन इट विल कॉन्स्टिट्यूट स्कोप लिमिटेशन. और अगर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स मैनेजमेंट कंफर्मेशन नहीं भेजने देती, देन इट विल आल्सो अ स्कोप लिमिटेशन. और हम उसके स्टांस से एग्री भी नहीं करते, तो उसका जरा स्ट्रक्चर करें. मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आप नेगेटिव कंफर्मेशन भेजने की बात कर रहे हैं, इट इज नॉट वैलिड इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, एज 3 मेजर कस्टमर्स हैं जिनसे 45% ऑफ द बैलेंस रिसीवेबल है, तो दिस इज मटेरियल अमाउंट विच नेवर फॉल इन द क्राइटेरिया ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन. इस केस में नेगेटिव कंफर्मेशन हम नहीं भेज सकते. आप पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजें और उसके साथ नहीं जवाब आएगा तो फॉलो अप कंफर्मेशन भेजें. अगर उसका भी जवाब नहीं आएगा तो देन वी विल परफॉर्म द अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स. और अगर मैनेजमेंट कंफर्मेशन भेज देती है, उसका जवाब नहीं आता, फॉलो अप भेज दिया जाता है, उसका जवाब नहीं आता, फिर ऑडिटर क्या करेगा? अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाएगा. अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाएगा, अगर एविडेंस ऑब्टेन कर लेगा तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, और अगर एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाया अल्टरनेटिव प्रोसीजर के थ्रू तो स्कोप लिमिटेशन. और अगर मैनेजमेंट कंफर्मेशन ही नहीं भेजती तो दिस इज डायरेक्टली स्कोप लिमिटेशन, तो उसके से हमारे ओपिनियन के ऊपर इंपैक्ट आ जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले नेगेटिव कंफर्मेशन के बारे में आपने बात करनी है कि वो ना भेजना है, वो भेजने का मसला है, यहाँ पे वो नहीं भेजी जा सकती. फिर आपने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करनी है कंफर्मेशन भेज दो, पॉजिटिव कंफर्मेशन. अगर कंफर्मेशन भेज दी जाती है, जवाब नहीं आता, तो फिर किस तरह से डील करेंगे? अगर कंफर्मेशन नहीं भेजी जाती, उसका जवाब आया ही नहीं है, तो फिर किस तरह से डील करेंगे? तो ये 3 तरीकों से आपने इसका इंपैक्ट डिटरमिन करना है. मुझे नहीं पता आंसर में क्या, लेकिन 7 नंबर है, तीनों तरीकों से इंपैक्ट को डिटरमिन करना चाहिए. The request by management for sending negative confirmation request is not appropriate, as these are usually sent when population comprises a large number with small account balances. The reason provided management for not sending confirmation request to 3 customers is not appropriate. In view of the above, we will ask client to send positive confirmation request. If the client refuses to send a positive confirmation, we will evaluate the implication of the refusal on the risk of material statement, including risk of fraud and the nature, timing, extent of other audit procedure. Perform alternative procedure designed to obtain relevant and reliable audit evidence. If we are unable to obtain sufficient appropriate audit evidence from alternative audit procedures, or if we conclude that the confirmation is necessary and we are unable to obtain confirmation from debtor, then it will constitute a scope limitation based on materiality and pervasiveness of the मैटर. तो ये जो बातें हमने डिस्कस की हैं सेम एज इट इज़ ही है हमारा, बल्कि जो आंसर था हमने उसको जिस तरीके से प्लान किया था दैट इज़ मोर एलैबोरेटिव, और उसको प्रॉपर फैक्टर्स के साथ उसने लिंक किया है जिस तरीके से हमने अपनी स्टडीज़ को किया हुआ था. आगे चलते हैं जी. देन देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 10. इसमें है डिस्कस द पॉसिबल इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट. तो ये है जी रिटर्न प्रेजेंटेशन से रिगार्डिंग पार्ट ए भी हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, अभी पढ़ा नहीं है. अच्छा, पार्ट बी पढ़ लेते जी. पार्ट बी है, पार्ट ए हमारे लिए भी रेलिवेंट नहीं, जब हम मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन वाला एरिया करेंगे फिर हम इसको डिस्कस करेंगे. Certain contingent assets have been disclosed in the draft financial statement in which inflow of economic benefit is possible but not probable. The management is of the view that International Financial Reporting Standard does not prohibit making additional disclosure which enhance the user understanding of the financial statements. Contingent asset
का जो बेनिफिट है वो पॉसिबल है, प्रोबेबल नहीं है। तो इसलिए मैनेजमेंट कहती है हमने इसको डिस्क्लोज कर दिया कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएस 37 रिगार्डिंग द कंटेंजेंट एसेट। मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलेंगे। मिस आप बताएं, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएस 37 रिगार्डिंग द कंटेंजेंट एसेट्स। कब? हाँ भाई बताओ। नहीं, जब अमाउंट वर्चुअली सर्टेन हो तो फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जब अमाउंट वर्चुअली सर्टेन ना हो बल्कि प्रोबेबल हो तो उस केस में डिस्क्लोज किया जाता है, और जब पॉसिबल हो तो उसका डिस्क्लोजर भी नहीं दिया जाता। इस सिचुएशन के अंदर कंटेंजेंट एसेट को क्या किया उसने? पॉसिबल है, पॉसिबल पे तो डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो रिक्वायरमेंट से है हट के है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कंटेंजेंट एसेट से रिलेटेड मैटर है जो पॉसिबल है। एवं इसकी अगर ये डिस्क्लोजर ऐड किया जाएगा तो यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग खराब हो सकती है, क्योंकि ये ऐसा मामला है जिससे किसी को बेनिफिट होगा लेकिन एक्चुअली बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो ये डिस्क्लोजर नहीं आना चाहिए। समझ आ गई बात की? और अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोज फिर भी करेगी तो फिर हम इसका इंपैक्ट ऑन ओपिनियन अपना ले लेंगे। मैं समझ आ गया आपको? क्लियर है? आगे आपको समझ आ गया? क्लियर है? चलो, स्कोप लिमिटेशन क्यों है? नहीं, डिस्क्लोजर मौजूद है, डिस्क्लोजर की इंफॉर्मेशन मौजूद है ना, स्कोप लिमिटेशन थोड़ी है, मिसस्टेटमेंट है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिशनल डिस्क्लोजर दिया हुआ जिसकी जरूरत नहीं है, तो मिसस्टेटमेंट है ना ये। तो the argument of the management relating to the additional disclosure is not valid, as the disclosure will make financial statement misleading, as allows disclosure of only those contingent assets which are probable. If the amount is material and the management refuse to remove the disclosure from the financial statement, then the auditor may qualify the audit report. आप देख रहे हैं कि हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें हम जितने एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं एग्जामिनर के भी सॉल्यूशंस के अंदर उस तरह की ही डिस्कशन है। और बाय गॉड मैंने कोई ये पहले नहीं सवाल किए हुए, ना पढ़े हैं, ना अभी आपके सामने खोले हैं, ठीक है। तो सिर्फ यह कि आप लोग से सोचने का तरीका इस तरह से बनाएं कि मैं जब क्वेश्चन पढ़ रहा होता हूं तो मैं किन किन फैक्टर्स को फॉलो कर रहा होता हूं। यानी कि ऑडिट करना है ना हमने, तो ऑडिट एक बेसिक क्या है? ऑडिट एक प्रोफेशनल जजमेंट है। कौन सी चीज अप्लाई करनी है थोड़ा सा सोचना है आपने। यानी आपका जो नॉलेज ऐसा नहीं है कि ये जो हम बातें कर रहे हैं ये पहले पढ़ी भी नहीं है। हम किसी ना किसी एरिया के ऊपर किसी ना किसी जगह पे अपने पिछले सिलेबस में चीजें पढ़ के आए हुए हैं। तो these are not the standalone topics but the linked and the correlated topics with the previous knowledge। इसलिए बार बार ये चीजें क्या हो रही हैं? आपकी लिंक हो रही हैं। आगे पार्ट सी है जी। पार्ट सी में है जी, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर रेवेन्यू रिकग्निशन, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड इज रिकग्नाइज्ड ऑन डिस्पैच। क्या किया जाता है? डिस्पैच पे रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया जाता है। However, during the year, NL has entered into various arrangements in which the goods are required to be delivered at the premises of the company। जी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है ना ये। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से क्या आता है रिपोर्ट में इम्पैक्ट? मेरा ख्याल है कोई रिपोर्ट में इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसी की चेंज है ना जी, पॉलिसी है ना, रेवेन्यू रिकग्निशन इस पॉलिसी है। रेवेन्यू को डिस्पैच पे रिकॉर्ड करना है। अच्छा फिर क्या है? या अकाउंटिंग पॉलिसी होगी या अकाउंटिंग एस्टिमेट होगा? एस्टिमेट तो है नहीं, तो फिर क्या है? फिर अकाउंटिंग पॉलिसी है। पहले हम डिस्पैच पे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे थे, अब हमने पॉलिसी बना ली है। पहले बार बच्चा खड़ा नहीं होता था अटेंडेंस लेकर, आप पॉलिसी आगे के अटेंडेंस के बगैर बच्चा अंदर एंटर नहीं हो सकता। तो क्या है? चेंज पॉलिसी है ना। आप कहेंगे मैनेजमेंट कैसी पॉलिसी बनाई जा रही है? पॉलिसी। रेवेन्यू पहले मैं डिस्पैच पे रिकॉर्ड कर देता था, आप कहा नहीं डिस्पैच पे नहीं है, रेवेन्यू को डिलीवरी पे भी रिकॉर्ड करना है। चेंज इन पॉलिसी है। वैसे मुझे नहीं ये समझ आया, इसको आंसर देख लेते हैं। इट इज नॉट अ चेंज इन पॉलिसी है। However, the revenue of the customer to whom the goods are to be delivered on their premises is material to financial statement. Auditor should ask the management to revise the accounting policy for revenue recognition to cover the all type of sales contract। पॉलिसी में तो चेंज है ना यार। देखिए मैं एक एग्जांपल दूं, ये वो पॉलिसी से मुराद भला क्या कह रहा हूं, अकाउंटिंग पॉलिसी में नोट डिस्क्लोज होता है।
अब जो डिस्क्लोजर ऑफ नोट आता है ना, ये ऐसा नहीं है कि प्रीवियस मेरी ट्रांजेक्शंस को जो है इंपैक्ट करेगा, ये मेरी पॉलिसी का चेंज है फॉर डिस्क्लोजर पर्पजेस। यानी जब हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को ड्राफ्ट करते हैं उसके अंदर ये लिखना चाहिए कि हमारे कुछ रेवेन्यू जो है वो डिलीवरी पे रिकॉर्ड होते हैं और कुछ रेवेन्यू हमारे डिस्पैच पे रिकॉर्ड होते हैं। समझ यहीं से चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी क्यों नहीं है? देखिए दोनों पॉलिसी बनेगी। मैं इसकी आपको दिखा भी देता हूँ, ठहरे, मेरे पास इसकी कोई ना कोई पड़े होंगे फाइनेंशियल्स। अकाउंट्स पड़े होंगे, देख लेते हैं। देखें, ये देखें, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स है, ये डिस्क्लोजर जो अभी बात कर रहे हैं उसकी। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कंट्रोल ऑफ गुड इज ट्रांसफर टू द कस्टमर। जब कंट्रोल क्या हो जाता है, कस्टमर को ट्रांसफर हो जाता है। एट एन अमाउंट दैट रिफ्लेक्ट द कंसिडरेशन व्हिच इज कंपनी एक्सपेक्ट टू बी एंटाइटल्ड इन एक्सचेंज फॉर दोज गुड्स एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, रिबेट एंड ट्रेड डिस्काउंट इफ एनी। आगे ये पढ़े जरा। कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड व्हेन गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द कस्टमर, मतलब यानी कि डिस्पैच हो जाए, और व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर प्रीमिसेस। तो ये देखें, दोनों बातें इसमें मौजूद हैं। अब बिलफर्ज अगर कोई पॉलिसी में चेंज आया तो उसको इस तरह डिस्क्लोजर में तो ऐड होना चाहिए। अगर वो डिस्क्लोजर में ऐड नहीं होता तो उस केस से क्या होगा, वो मिसस्टेटमेंट होगी। जी बेटा आप पीछे चले जाओ। अगर वो गुड्स, ये मैं डिस्क्लोजर में ऐड नहीं करता, देखिए हमारी पॉलिसी में चेंज तो आया है ना, ये वो पॉलिसी नहीं है अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आने की वजह से रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट जाए, ये वो चीज नहीं है। लेकिन डिस्क्लोजर इसका जरूर आएगा कि भाई हमने ये, पहले हम सेल इस तरह से करते थे, अब हम सेल इस तरह से कर रहे हैं। तो ये IAS 8 की अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है, ये बिजनेस की जो प्रोसेस होता है उसके अंदर चेंज आया है, इसको डिस्क्लोज होना जरूरी है। और अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोज कर देगी तो कोई मसला नहीं, अगर डिस्क्लोज नहीं करेगी तो इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ मिसस्टेटमेंट, तो अकॉर्डिंगली हम इसके ऊपर इंपैक्ट लेंगे क्वालिफाइड ओपिनियन का या एडवर्स ओपिनियन का, बेस्ड ऑन द मटेरियलिटी एंड परवेसिवनेस ऑफ द मैटर्स। यानी अगर ये चेंज ना आता तो ये क्या था, ये वाली लाइन नहीं आनी थी, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड एट द कस्टमर प्रीमिसेस। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, डिस्कस द पॉसिबल इंपैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट एंड स्पेसिफाई द प्रोसीजर्स, और उसके ऊपर प्रोसीजर भी आप बताने हैं, विच यू अंडरटेक इन द अबव सिचुएशन। Your audit partner in form of chartered accountant, some of audit are in finalization stage and presently following matters are under your consideration. There is a legal dispute between, legal dispute है जी, कोई legal matter आ गया, between the Marvi Limited and one of its customer. In this regard, the legal advisor has confirmed the stance of the management. Legal कहता है कि management का stance ठीक है in meeting with you. However, he has refused to provide written confirmation thereon. लेकिन वो आपको written confirmation नहीं दे रहा जी। कह रहा है कि ठीक है, मतलब मैनेजमेंट का स्टांस ठीक है, लेकिन लिख कर नहीं दे रहा। रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज अंडर क्वेश्चन मार्क। देखें, द डॉक्यूमेंट विच इज इन एनी एविडेंस विच इज इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म हैज मोर रिलायबिलिटी एज कंपेयर टू द ऑरल।
मीटिंग्स। तो इस केस में क्या है, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, सो वी कांट से कि मैनेजमेंट के हक में डिसीजन जा सकता है या नहीं जा सकता। वी नीड रिटन कंफर्मेशन फ्रॉम द लीगल एक्सपर्ट, और उसके अंदर ये बात लिखी होनी चाहिए कि मैनेजमेंट का स्टांस जो है वो क्लियर है, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं है। इफ द एविडेंस विल बी अवेलेबल अनमोडिफाइड ओपिनियन, अगर हमें नहीं मिलता तो दिस विल कॉन्स्टिट्यूट स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन, हमारे पास एविडेंस ही नहीं है, स्कोप लिमिटेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, इसका आंसर देख लेते हैं। The verbal confirmation from the legal advisor cannot taken as sufficient appropriate audit evidence, and on account of inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, the auditor may consider to qualify or disclaim the opinion। ठीक हो गया जी, बात यही हमने डिस्कस की। आगे पार्ट सी है, द मैनेजमेंट ऑफ लैला लिमिटेड इज नॉट विलिंग टू मेक सर्टेन डिस्क्लोजर। लैला लिमिटेड की जो मैनेजमेंट है वो विलिंग नहीं है कुछ डिस्क्लोजर ऐड करने के लिए। The management is of the view that these disclosure will not add any value to the financial statement. Further information required to make the disclosure cannot be compiled before the deadline for the completion of audit। पहले बताएं ये है क्या? डिस्क्लोजर नहीं ऐड करना चाह रहे। एक कहते हैं कि वैल्यू ऐड नहीं होगी, दूसरा कंपाइल करने में टाइम लगेगा। जी देखिए, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, अगर तो रिक्वायर्ड बाय IFRS है या लॉ एंड रेगुलेशन है तो उसको डिस्क्लोज होना चाहिए, और अगर मटेरियलिटी की बेस के ऊपर वो मटेरियल है तो उनको फिर भी होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि वो कंपाइल ही नहीं हुए अभी तक डिस्क्लोजर। क्या ये मिसस्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है? हाउ इट इज मिसस्टेटमेंट? क्या डिस्क्लोजर बना हुआ है आपके पास और मैनेजमेंट इंक्लूड नहीं कर रही? डिस्क्लोजर तो है ही नहीं, डिस्क्लोजर तो कंपाइल ही नहीं हुआ। जब डिस्क्लोजर कंपाइल ही नहीं हुआ तो उसको ऐड ही नहीं किया जा सकता कि वो डिस्क्लोजर, हम ये भी नहीं कह सकते कि मटेरियल है या नहीं है, जब तक हमारे पास डिस्क्लोजर बन के नहीं आएगा हम तो उसको समझ भी नहीं सकते। तो मेरे मुताबिक तो स्कोप लिमिटेशन है जी डिस्क्लोजर की रिप्रेजेंटेशन से रिगार्डिंग। इसका आंसर देख लेते हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर, द नॉन डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन रिजल्ट इन मटेरियल स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरा ख्याल है नहीं, ये गलत उसने, देखें कंपाइल करने में टाइम लगेगा, जब मेरे पास है ही नहीं डिस्क्लोजर अवेलेबल तो मैं कैसे कह सकता हूं कि डिस्क्लोजर मटेरियल है या नहीं है? और डिस्क्लोजर की नेचर क्या है, डिस्क्लोजर का पर्पस क्या है? तो जब वो बातें तब होंगी जब डिस्क्लोजर बन के मेरे सामने होगा। जब इसने ये बात की ना, कैन नॉट बी कंपाइल्ड बिफोर द डेडलाइन, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास है ही नहीं इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट के पास भी नहीं है, तो फिर क्या बन जाती है? ये स्कोप लिमिटेशन बन जाती है। मेरे तो स्कोप लिमिटेशन है। कहाँ लिखा लाख रिक्वायरमेंट है? देखें, द मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट द डिस्क्लोजर विल नॉट ऐड एनी वैल्यू टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्दर द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू मेक दिस डिस्क्लोजर कैन नॉट बी कंपाइल्ड बिफोर द डेडलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट। हम कंपाइल ही नहीं कर सकते। जब देखो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आएगी तो फिर पता चलेगा ना डिस्क्लोजर क्या है। मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है डिस्क्लोजर को बनाने के लिए। बात ये कि जो कंपाइल्ड का वर्ड लिख दिया ना, इससे मुझे वहां पे स्कोप लिमिटेशन की तरफ बात जाती है। हाँ, अगर वैसे होता कि मैनेजमेंट डिस्क्लोजर नहीं देना चाह रही तो उस केस में फिर ये मिसस्टेटमेंट ही थी, लेकिन कंपाइलेशन की वजह से मैं इसको स्कोप लिमिटेशन ले गया हूं। कंपाइल्ड नहीं हुआ ना अभी, मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, डिस्क्लोजर किस बेसिस बनाऊं? चलें एग्जांपल दें, और इस जब नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन हो तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए अपनी रिपोर्ट के अंदर? डिस्क्लोजर मैनेजमेंट डिस्क्लोज ना करे किसी मैटर को तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? नेचर ऑफ डिस्क्लोजर के बारे में बता देना चाहिए, और हो सके तो अपनी बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन के अंदर जो है वो डिस्क्लोजर को नरेट भी कर दे, अनलेस एंड अनटिल लॉ रेगुलेशन जो है उसको रोक दे, या उसके पास जो है वो समझता हो कि ऑडिट रिपोर्ट बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगी तो मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है वो देने के लिए, मैं तो वो भी नहीं दे सकता। दूसरी बात यह कि मैनेजमेंट के पास भी वो चीज़ें नहीं है डिस्क्लोजर बनाने के लिए। ठीक है, तो मेरे मुताबिक इस लाइन का मतलब ऐसे नहीं बन रहा कि वो कह रहा है कि ना ये इस टाइम तक ना हमसे कंपाइल नहीं हो पा रही, वो ये दलील दे रही है। हाँ, तो फिर हम नहीं कर रहे, अगर रिक्वायरमेंट है तो ये मिस स्टेटमेंट नहीं। देखें मैं एविडेंस क्या है मेरे पास उस डिस्क्लोजर के बारे में? इंफॉर्मेशन मेरे पास रेडी पड़ी है बट मैं दे नहीं, कंपाइल नहीं है। कंपाइलेशन का जो वर्ड यूज हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर की रेम्युनरेशन का नोट है जी, मेरे पास डायरेक्टर की सैलरी का डाटा ही नहीं है, मैं डायरेक्टर की रेम्युनरेशन का नोट कैसे बनाऊं?
या मेरे पास प्रोडक्शन का रिकॉर्ड ही नहीं है तो प्रोडक्शन का डाटा मेरे नोट कैसे बनाऊं? मेरे पास फिक्स एसेट्स का एसेट व स्केड्यूल ही अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसकी बेसिस के ऊपर फिक्स एसेट स्केड्यूल कैसे बनाऊं? तो मेरे मुताबिक स्कोप लिमिटेशन है, लेकिन अगेन दिस इज कंफ्यूजिंग, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। ये क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग में मुझे थोड़ा सा मसला लग रहा है इसकी। आगे चले जी। डिस्क्राइब द स्टेप्स दैट यू विल परफॉर्म इन ईच ऑफ द अबव सिचुएशन। आपने स्टेप्स भी बताने जो आप परफॉर्म करेंगे। एंड डिस्कस पॉसिबल इंप्लीकेशन ऑफ द अबव मैटर ऑन ऑडिट रिपोर्ट। उनके मैटर्स का ऑडिट रिपोर्ट में इंपैक्ट भी बताना आपने। You are audit partner of the firm and your manager has highlighted the following matter. The profit for tax of Tara Limited for the year ended 30 June 2017 is 790 million. 790 million का क्या है जी? Profit for tax है। TL provide 3-year warranty to its customer and has make a provision of rupees 80 million और 80 million की उसने provision बनाई है। The management carries out the computation internally. Management क्या किया? अपनी internal computation की है warranty की। The process is complex and based on various assumptions. इसका ऊपर complex है और various assumption भी involved है। Therefore, your firm has appointed an expert for following all the necessary procedure for assisting the competence, capability and objectivity of the experts. ठीक है जी। तो इस केस में क्या कहते हैं? डिस्कस स्टेप दैट विल परफॉर्म इन ईच ऑफ द अबव सिचुएशन एंड डिस्कस द पॉसिबल इम्प्लीकेशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट ऑन द अबव ऑडिट रिपोर्ट। ड्राफ्टिंग ओपिनियन इज नॉट रिक्वायर्ड। जी बताएं। मैनेजमेंट ने अपना कोई एक्सपर्ट हायर नहीं किया। क्या जी? यानी मैनेजमेंट ने इंटरनल वर्किंग की है। बीइंग ऑडिटर व्हाट वी विल डू? मैंने अपना एक्सपर्ट ऐड कर लिया है। देखें, जब कोई काम मैनेजमेंट एक्सपर्ट का हो और मैनेजमेंट उस पर एक्सपर्ट इंगेज ना करे तो कोई मसला नहीं। उसमें होता ही है कि क्या मैनेजमेंट के पास इंटरनल कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज हैं उस काम को करने के लिए या नहीं करने के लिए। एज दिस इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड द वेरियस अजम्पशन आर यूज्ड। क्या मैनेजमेंट के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं? क्या जो कंट्रोल्स उस स्पेसिफिक वारंटी प्रोविजन को बनाने के लिए हैं वो मैनेजमेंट के पास हैं? क्या वो डाटा जिसकी बेस के ऊपर ये वर्किंग की गया वो हमारे लिए कंप्लीट और एक्यूरेट है या नहीं है? और जो अजम्पशन मैनेजमेंट यूज किया वो रीजनेबल है या नहीं, उसके लिए हमने अपने एक्सपर्ट को भी इंगेज कर लिया है। अगर हमारा एक्सपर्ट मैनेजमेंट की इंटरनल वर्किंग को वेट कर देता है, अजम्पशन को ठीक कह देता है, बाकी जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन उसके बारे में बेहतर तरीके से कह देता है कि ये ठीक है, तो उस केस में वी विल ऑब्टेन द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो हम अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे। और अगर हमारे पास उन चीज़ों के बारे में एविडेंस नहीं मिलता या हमें समझ आती है कि जनाब चीज़ें गलत तरीके से बनी थी या उनकी अजम्पशन ठीक नहीं थी या कैलकुलेशन ठीक नहीं है, तो उस केस में फिर स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूट होगी और हम अपनी ऑडिट ओपिनियन पे अकॉर्डिंगली उसका इम्पैक्ट ले लेंगे। 12A. Provision for warranty is 10% of the profit for tax and therefore is material to the financial statement. Since the expert has been appointed and matter relating to his appointment have already been considered, we need to perform the following. Evaluate the reasonableness of the significant assumption and method used. Evaluate the relevance and competency, completeness and accuracy of the source data. Evaluate the reasonableness of the expert calculation. Carry out analytical procedure to assess the reasonableness of the provision as compared to the relevant items. Confirm the accounting provision of I-37 have been compiled with in making this provision. In case of any difference between the valuation of the auditor expert and the valuation of the management expert, discuss the difference with management. यहाँ पे वो 2-3 पॉइंट छोड़ गया है। वो कौन कौन से थे? एक तो जो मैनेजमेंट के पास कॉम्पिटेंस है या नहीं है उस काम करने के लिए, इसको एवेल्युएट किया जाए। कंट्रोल्स उस स्पेसिफिक काम के ऊपर जो करने के लिए हैं उनको एवेल्युएट किया जाए और उसके बाद फिर जो है वो डाटा की कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी के ऊपर, अजम्पशन के ऊपर बात आती है। लेकिन बाकी प्रोसीजर्स नहीं लिख दी हैं, ये 2-3 प्रोसीजर की तरह से मिल जाते हैं। In case the difference between the valuation of the auditor expert and the valuation of the management is material and cannot be resolved, we will give a qualified opinion. However, if we obtain sufficient appropriate evidence regarding the valuation and presentation of the warranty provision, then we will have to include a relevant detail under the heading of the key matter in our audit report because it's the area of high risk. ये अभी छोड़ दें, अभी आपने इसको पढ़ा नहीं है। Anyway, एक चीज़ देखें, 10% ऑफ प्रॉफिट फॉर टैक्स है तो इसने इसको परवेसिवनेस की डेफिनेशन में नहीं लेकर गया। ये यार बताओ क्या बात हुई आखिरी? मैंने जो आखिरी बात की ये बता दो, जो आखिरी बात की है वो बता दो। सोए हुए थे तुम ऐसे ऐसे
ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात आप लोगों को, कोई मुश्किल तो नहीं है। बेटा तुम सोए हुए थे, हाँ तुम्हारी तबीयत खराब होनी है अभी। आ जाए इसके पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी है, योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ याकूब लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 June 2017. The audit team was not able to perform the inventory count at year end because the appointment was made on 15 July 2017. आपकी अपॉइंटमेंट 15 जुलाई को हुई थी, इसलिए आप ईयर एंड का स्टॉक काउंट कंडक्ट नहीं कर सके। ऑलरेडी पढ़ा हुआ आपने जी, बताएं। ईयर एंड के बाद स्टॉक काउंट करेंगे, वेरी गुड, अगर पॉसिबल हो तो। फिर उसकी मैनेजमेंट से रिकंसिलेशन बनवाएंगे जिसमें आपकी जितनी परचेज होगी माइनस हो जाएगी, सेल को ऐड कर लिया जाएगा, तो हमारे पास ईयर एंड का स्टॉक आ सकता है। उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को टेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एविडेंस फिर भी ना आ सके तो देन विल बी द स्कोप लिमिटेशन, और स्कोप लिमिटेशन के इम्पैक्ट क्या आ सकता है ऑडिट ओपिनियन के ऊपर, या क्वालिफाइड आ सकती है या डिस्क्लेमर आ सकता है। गुड। लेकिन अगेन लिखना सारा कुछ ही है आपने इसमें। Our firm was not appointed as auditor of the YL until the 30 June 2017 and thus did not observe the counting of the physical inventory as of this date. In this situation, we may perform the following procedure: conduct inventory count after the end of the financial statement, check whether the changes in inventory between the count date and the date of financial statement are properly recorded, investigate the reason for significant difference between the information obtained during the physical count and the inventory record, assess the reliability of the inventory records. If auditor conclude that it would be impracticable or not possible to work back the inventory, then will be the scope limitation depending on the materiality and the pervasiveness of the amount of materiality of inventory. The auditor should qualify or disclaim his opinion. हाँ जी, समझ आ गया जी? आगे चलें। आगे जी, discuss how you would deal with each of the above situation and possible implication of the above on the audit report. You are the audit partner at BLC and company chartered accountants. The following matters are under your consideration. Artificial Technologies Limited has recognized an intangible asset of rupees 100 million. 100 million का उन्होंने एक intangible asset रिकॉर्ड कर लिया है जी। In respect of development costs relating to software which ATL expect to market in future, जिसको फ्यूचर में मार्केट करना चाहते हैं। The market research conducted by ATL indicate a promising demand of such software. However, the expected cost required to complete the software has increased significantly. Cost उसकी बहुत increase हो गई उसको complete करने की, and ATL required further 50 million to complete the project. Since ATL has already utilized all existing credit limits, and other project is facing difficulty in raising financing. डिफिकल्टीज आ रही हैं जी फाइनेंसिंग को रेज करने के लिए। फॉर द अबव सॉफ्टवेयर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ रुपीज 270 million। जी बताएं ज़रा जी, इसके बारे में कौन बताएगा जी? हाँ भाई, पीछे भाई बताओ, क्यों नहीं पता? आज 38 पढ़ा या नहीं पढ़ा? आज 38 पढ़ा या नहीं पढ़ा? हाँ भाई, आज 38 पढ़ा है इंटेंजिबल एसेट। R1 में R2 में? हाँ जी, किसने आज 38 नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। हाँ भी बताओ चौधरी, ये पीछे स्क्लैन के पीछे बैठा हुआ चौधरी। यार मैं आज 38 की बात कर रहा हूं, तुम फ्रॉड के ऊपर जा रहे हो यार। बताओ आज 38 में क्या रिक्वायरमेंट है इंटेंजिबल एसेट के लिए? कब कैपिटलाइज होती है? वो क्राइटेरिया क्या है? एबिलिटी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या हमारी एबिलिटी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट है? हमारे पास फाइनेंसिंग ही नहीं है यार। मैं यहां पे आपको भाई अकाउंटिंग थोड़ी पढ़ा रहा हूं। अकाउंटिंग तो आप लोग पढ़ के आए ना, ये अकाउंटिंग का सवाल है, ये ऑडिट का थोड़ी है। और आप लोग ऐसे मुंह बना देते हैं जैसे आप लोगों को पता ही नहीं है यार इसके बारे में। और भाई IAS 38 में 5 क्राइटेरियाज मौजूद हैं, अगर उनसे एक क्राइटेरिया भी फुलफिल ना होता हो तो आप उस कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते। इस केस में 100 मिलियन लग चुका है, 50 मिलियन फर्दर रिक्वायर्ड है। 50 मिलियन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, क्रेडिट लिमिट मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं है, सारी फुली यूटिलाइज है, और मुझे फाइनेंसिंग के अंदर डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है। तो इट रेज द क्वेश्चन रिगार्डिंग माय एबिलिटी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। और अगर मैं उसको कंप्लीट नहीं कर सकता तो मैंने इसको अपने पास डेवलपमेंट कॉस्ट का रिकॉर्ड कैसे कर लिया?
एज दिस इज अ मटीरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट रिप्रेजेंट तकरीबन आपका कोई 30 to 40% आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो इस केस में क्या होगा, मैं अब आप लोगों को क्या कहूं, आप आज 38 तो नहीं पढ़ाने के लिए यहां बैठा, लेकिन आपको आज 38 भी नहीं आता यार। और मैं सही बता रहा हूं, अभी तक मैंने जितनी आपकी डिस्कशन देखी है, आप लोगों का अकाउंटिंग नॉलेज बहुत वीक है। अकाउंटिंग की बेसिक प्रिंसिपल ही नहीं पता आप लोगों को। अब ये बात मैं यहां पे क्लियर लिखी हुई है कि अब मुझे बताएं मैंने कब पढ़ी थी अकाउंटिंग? 2013 के अंदर मेरा R2 जो अभी है ये पास थी। 2016 के अंदर 2015 के अंदर मेरा CA फाइनल की अकाउंटिंग पास हो गई थी। मैंने तो उसके बाद अकाउंटिंग पढ़ी नहीं है, मैं अकाउंटिंग पढ़ाता भी नहीं हूं, मैं नहीं पढ़ाता अकाउंटिंग। मैं क्या डेली स्टैंडर्ड खोल के बैठा होता हूं? नहीं भाई, एटलीस्ट इतने बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को हो ना। आप लोग तो अभी रिसेंट पढ़े, आप लोग इतना पता नहीं होता। मैं थोड़ा कोई और सवाल कर देता हूं, आपको उस चीज के बारे में भी नहीं पता होता। अकाउंटिंग की बात हो रही है और आप अकाउंटिंग की बात को नहीं समझ पाते। ऐसे को नहीं ऑडिट पास होना। विदाउट अकाउंटिंग यू कैन नॉट पास द ऑडिट। अभी तक आपने ये चीज समझ ली है और सीख ली है। मुझे गुस्सा आ रहा है 38 तो इतना बेसिक सा टॉपिक आप लोगों को भी नहीं आता। The intangible asset measured at rupees 100 million, which is material at it represents 37% of the profit before tax. IAS 38 requires the entity should be able to determine demonstrably availability of adequate technical, financial and other resources to complete the development and use and solve the intangible asset. As the ATL appear to be short of finance, it is questioned whether the sufficient fund would be available to complete the work and take the project to market. Therefore, it appears that the criteria of calculation of cost is not met. Discuss the matter with management and those charged governors to assess their plans for arranging the necessary finance. In case auditor believe that there is a doubt regarding the company's ability to complete the development work, the intangible asset should be de-recognized and the auditor should request the management to amend the financial statement. If management fails to resolve the issue appropriately, the auditor may have to qualify the report as its material statement but not pervasive. आई लिटरली कांट बिलीव कि आप लोगों को ये बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट भी नहीं पता। एनी हो जी, आपकी अपनी गलतियां हैं, मैं आप क्या कह सकता हूं उसके ऊपर। RL इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई ऑफ बेवरेजेस थ्रू आउट द पाकिस्तान। क्या करते हैं जी? बेवरेजेस बेचते हैं, बोतलें, थ्रू इट्स प्लांट सिचुएटेड इन लाहौर। ड्यूरिंग द ईयर फायर आई at the plant, due to which the significant portion of the plant has been destroyed. Significant portion of the plant has been destroyed. ये word destroyed focused है, ठीक है जी। The management has written off the plant and record any insurance claim amounting to rupees 400 million और de-recognize करके 400 का उसने क्या कर दिया है, अपनी बुक्स में इंश्योरेंस क्लेम रिकॉर्ड कर दिया है। The written down value of the plant at the time of the fire was rupees 390 million. उसकी 390 मिलियन की क्या थी जी? कैरिंग वैल्यू थी। RL is negotiating the purchase of another plant को जो है वो जा रहे हैं, and order is expected to be placed soon after the receiving the insurance claim. और जब इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर जो है अपना वो नया प्लांट ले लेंगे। इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो प्रॉफिट फॉर टैक्स ऑफ रुपीज 300 मिलियन। जी, वैसे ये बड़ा कंप्रेहेंसिव कॉम्प्लेक्स सवाल है, लेकिन इसमें आप लोग बताएं आप लोग क्या समझ आया है। मेरे मुताबिक तो 4-5 इश्यूज हैं इसमें। पहले बताएं, पहले क्या है? 2 सेपरेट इवेंट है। अब अच्छा, ये भी अकाउंटिंग का मैटर है, आप लोग बताएं। हाँ जी, क्या चीज? नहीं, तीन मैटर्स हैं। सबसे पहले ये है कि प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया है, इसकी इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई। दूसरा, इंश्योरेंस क्लेम असर्टेन हो गया और क्या अप्रूव हो गया या नहीं हुआ। तीसरे नंबर पे है प्लांट की जो अवेलेबिलिटी है वो फंड्स के साथ लिंक्ड है इंश्योरेंस क्लेम के। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे कंपनी हो सकता है कि अपने फोर्सिबल फ्यूचर में चलती हुई नजर ही ना आ रही हो, तो गोइंग कंसर्न का भी इशू इसमें आ सकता है।
लेकिन आप अभी गोइंग कंसर्न वाले एरिया में हमने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए आपसे 2 पे फोकस करें कि क्या जो है वो प्लांट के अंदर इंपेयरमेंट 390 मिलियन की रिकॉर्ड की गई है या नहीं की गई, और दूसरा कैसे पॉसिबल है कि जो इंश्योरेंस क्लेम है वो मेरी कैरिंग वैल्यू से ज़्यादा का हो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम मेरी कैरिंग वैल्यू तक ही हो सकता है, बल्कि कैरिंग वैल्यू से भी 20-25% कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो ये मुझे क्वेश्चन मार्क रेज होते नज़र आ रहे हैं इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस के क्लेम के बारे में, और हो सकता है मैनेजमेंट को गलत तरीके से आपने फाइनेंशियल्स में बुक कर लिया हो। अमाउंट भी मटेरियल है, बल्कि प्रोवेसिवनेस में चली जाती है। Since the fire has destroyed significant portion of the plant, the architect should consider the ability to continue as going concern. कंपनी चलेगी भी या नहीं चलेगी। Evaluate financial condition of RL as the cost of the new plant is expected to much higher and the insurance claim of ₹400 may not be sufficient to purchase a new plant. Discuss the matter with 2-4 beginners and how intend to finance new project anyhow। ठीक है, ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो हैं तो वही वाली कि ये एक्चुअली गोइंग कंसर्न से लिंक्ड क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डेफर करूंगा, और मैं जब दोबारा हम गोइंग कंसर्न वाले एरिया पढ़ेंगे तो फिर हम इस तरह के सवालों को अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। क्यों बस कर दें, कुछ भी नहीं हुआ अभी, 10-15 मिनट क्लास लेट शुरू हुई है। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द ऑडिट इश्यूज आइडेंटिफाइड बाय योर टीम, मेंशन द इम्पैक्ट which might have on the audit report and with proper justification. You are the audit manager responsible for audit of Hub Mills Limited. At the planning stage, materiality was determined at ₹8 million. 8 million की materiality है। Audit team has completed the audit field work for the year ended 30 June 2018 has presented the following issues identified during the audit for your review. Goods worth ₹3 million were returned by customer on 5 July 2018 due to poor quality. Since the goods were returned subsequent to year end, no adjustment has been recorded by the management. नहीं, अभी तो फील्ड वर्क चल रहा है ना। 3 मिलियन की गुड्स हमें रिटर्न हो गई हैं क्योंकि क्वालिटी क्या थी, पुअर थी। एनआरवी इशू एट द ईयर एंड है। देखें, मेरे अगर 5 जुलाई को गुड्स रिटर्न हुई हैं तो ये ठीक है, ये मामला खराब नहीं है, लेकिन दिस इंडिकेट कि जो मेरे पास ईयर एंड पे इन्वेंट्री पड़ी है वो उसके अंदर पुअर क्वालिटी मौजूद है, और अगर उसमें पुअर क्वालिटी मौजूद है तो मुझे उसकी एनआरवी के ऊपर उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। अब अगर मैनेजमेंट ने इसको रिकॉर्ड कर लिया तो कोई इशू नहीं, और अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो फिर क्या है, वो मिसस्टेटमेंट है जिसके से हमारी रिपोर्ट पे इंपैक्ट आ जाएगा, क्वालिफाइड या एडवर्स जी। लेकिन अगेन ये 3 मिलियन का तो वो मामला है ना जो हमें गुड्स रिटर्न हुई हैं, तो हमारे पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी है ये तो नहीं पता ना हमें। मैंने क्या कहा कि रिटर्न ऑफ द गुड्स के रिलेटेड मसला नहीं है यहाँ पे, रीजन ऑफ रिटर्न इज इशू कि क्वालिटी के इश्यूज हैं। तो लाजमी नहीं है कि 3 मिलियन तो एक कस्टमर को बेची हो, सर मैंने किसी और कस्टमर्स को बेचनी हो, या मेरे पास इन्वेंट्री के ढेरों ढेर गोदाम के अंदर पड़ी हो इन्वेंट्री। मेरी तो इन्वेंट्री मैटर करती है, मेरे लिए ये रिटर्न मैटर नहीं करता। इस रिटर्न की रीजन उसकी वजह से इन्वेंट्री मैटर करती है कि भाई जो रिटर्न हुई है गुड्स वो पुअर क्वालिटी ऑफ द गुड्स की वजह से हुई हैं। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास अगर ये फॉर एग्जांपल ये स्क्लैन को मैंने भेज दिया ग्लास, स्क्लैन ने 4 दिन बाद ग्लास वापस कर दिया, जी इसमें मसला है। हो सकता है कि मैंने इस तरह के 1000 ग्लास बना के रखे हो, कितने 1000 स्क्लैन के तो एक ग्लास मैंने भेजा था। अगर स्क्लैन ने इसके क्वालिटी इशू कह दिए तो मतलब क्या है, अगर वाकई इसमें क्वालिटी इशू है तो 1000 के 1000 ग्लास के उसमें क्वालिटी इशू है। अब जो स्क्लैन ने मुझे गुड्स वापस किए ये मैटर नहीं है खराब, मैटर क्या मसला है कि रीजन ऑफ रिटर्न क्वालिटी इश्यूज, और क्वालिटी इशू तो मेरी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री में भी हो सकते हैं, और अगर एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री में क्वालिटी इश्यूज होंगे तो एनआरवी लॉस उसमें बुक होना चाहिए। और समझ आ रही है, आप लोग आ जाके प्रैक्टिस नहीं कर रहे। नहीं, क्यों एडजस्ट करेंगे, ये के बाद हुई रिटर्न। द रिटर्न ऑफ गुड्स ड्यू टू क्वालिटी इश्यूज is an adjusting event for which condition exists at the year end. Revenue reported in financial statement should be reduced by ₹3 million by recording the sale return. The cost of goods should also be reduced accordingly. The auditor should also consider that there may be a quality issue with other inventory item as well, requiring them to return down to the NRV. नहीं ऐसा थोड़ी होता है, ये गलत बात है। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, ये सब्सिक्वेंट इवेंट कैसे हो गया ये वाला। तो मैं सेल, इसका मतलब क्या कि सेल पहले कर दूं बाद में रिटर्न हो जाए तो मैं उसको बाद में अपने नहीं, थोड़ा सा पीरियड नहीं, कट ऑफ डेट है। मुझे तो नहीं पता ना क्वालिटी इश्यूज में है, मैंने तो चीज भेज दी उसको, सब्सिक्वेंट इवेंट मेरे मुताबिक तो नहीं है।
के हो गए, तभी तो The auditor should also consider that there may be quality issues with other inventory item as well, requiring them to write down to the inventory. In terms of effect on the audit report, the level of misstatement is non-material as materiality has been set as 8 million. Consequently, this will have no impact on the audit report unless there are other misstatement and the aggravated misstatement material to financial statement. Question is very poorly drafted. अब एक्चुअली मुझे तो नहीं पता इसके अंदर कि वो इन्वेंट्री कितनी पड़ी है और इन्वेंट्री का क्वांटम क्या है, और अगर खराब हो गई तो फिर क्या मसला बनेगा. से रिटर्न नेवर बी आ एडजस्टिंग इवेंट. इस कस्टमर से मुझे पैसे आ जाएं ईयर एंड के बाद, तो क्या कहूंगा कि सेल तो मैंने पहले की हुई थी उसको, तो पैसे मुझे बाद में आए तो मैं जाके पिछले बैलेंस को एडजस्ट करूं. सर ये लास्ट टाइम भी इशू था सब्सिक्वेंट पे आपने सुना, वो और चीज है, वो ये नहीं है. उसको रिकॉर्डिंग में वो और चीज है, वो कट ऑफ डेट का इशू है, वो डिफरेंट है, वो ये नहीं है, वो कुछ और है. मेरे मुताबिक तो ये ठीक नहीं है जी. लेकिन अगेन क्या कर सकते हैं, आप इस तरह के सवालों को रट्टा लगा लें. एग्जामिनर को पता तो नहीं ना कि आप बाद में कुछ चेंज कर दें. HML इज फेसिंग लिक्विडिटी इशू व्हिच हैज रिजल्टेड इन एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज. ये गोइंग कंसर्न का सवाल लग रहा है, ये भी गोइंग कंसर्न का सवाल लग रहा है और सब्सिक्वेंट इवेंट का लग रहा है. बस कर दें जी. ले जी आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं कंक्लूड. कोई सवाल तो नहीं है, कोई क्वेश्चन? लेकिन इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन आप खुद भी अटेम्प्ट करें ना. ये मैंने तो सवाल आपको भेज दिए हैं. अब मैं इसके ऊपर ये है कि एक काम ये करूंगा, मैंने अब आगे 4-5 दिन फर्दर मैंने लेक्चर्स कंप्लीट कराने हैं और उसके बाद दोबारा हम प्रैक्टिस पे आएंगे. तो अब हम रिसेंट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे अपने पास पेपर्स के अंदर से, क्योंकि देखिए 2020 तक तो हम पहुंच गए हैं. तो कोई सवाल नहीं है जी, कोई सवाल, कोई इशू? नो क्वेश्चन जी. ले जी आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं कंक्लूड. मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.